मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था शायद, करके लाए सभी लोग? पक्का? अच्छा, करके कौन नहीं लाया ये बताओ? जो करके नहीं लाया पहले वो पर्सन हाथ रेस करेंगे, कौन करके नहीं लाया? मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था नहीं? हाथ रेस करके रखो, जो नहीं करके लाए हाथ रेस करके रखेंगे। अटेंडेंस का दिन में फिल कर दी, किसी का अटेंडेंस नहीं करी तो होमवर्क क्यों नहीं करके लाए आप लोग? एक बार खड़े हो जाओ, जो करके नहीं लाए खड़े हो जाओ सब। अच्छा, हाथ तो भी पीछे वाले रेस कर रहे थे, आप लोग कहाँ थे? जो होमवर्क नहीं करके लाए हैं एक बार सभी लोग खड़े होंगे। पेन किसका है? पेन किसका है? अब आप ये बताओ आपके साथ क्या किया जाए? आप अपना पनिशमेंट खुद बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। नहीं, लगभग में भी एक हफ्ता तो हो गया, 3 दिन हो गए ना, तो 3 दिन में 600 वर्ड्स या 500 वर्ड्स आप कर सकते थे, लेकिन 500 वर्ड्स भी नहीं हुए। ठीक है, केवल 500 वर्ड्स, और वो भी 3 से 4 दिन। समझ में नहीं आता आप लोग आईएएस के लिए लायक भी है नहीं है? मैंने तो केवल एक ही टॉपिक दिया था, मैंने 4 बार दिए थे। वो तो पहले जो इस वीक की मैं बात करूं, जो लेटेस्ट वीक की बात की, वो केवल मैंने आपको एक ऐसे दिया था मात्र 500-600 वर्ड का। ठीक है, नहीं कल तो लिख के ले आओगे, लेकिन कोई पनिशमेंट तो होना चाहिए ना। चलो ठीक है, कल लिख के ले आना सभी लोग। ठीक है, लेकिन याद से, हाँ एक ही दिया था मैंने। अच्छा, कल नहीं लाओगे? अच्छा, नेक्स्ट वीक आप नहीं आओगे क्लास में? बैठो सभी लोग, बैठो। तो फिर केवल आपको 500-600 वर्ड से लिखना है, उसके लिए टाइम नहीं है। 24 घंटे का दिन होता है, इनके पास में 24 घंटे का, आपके पास में 24 घंटे का दिन है, फिर कैसे? चलो ठीक है, आपका क्या इशू है, आप अपना बताओ। तो ये बोलो ना कि एंट्रेंस एग्जाम है। चलो ठीक है, सीरियस हो जाओ सभी लोग। कोई भी पर्सन यहाँ पर ये नहीं समझेगा कि उसकी सीट यहाँ पर फिक्स है फिर रिजर्व है। ठीक है, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या है याद रखना। एक तो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, कितनी? लगभग 75% से ऊपर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो टेस्ट होंगे उसमें आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा आपका बिहेवियर भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ पर आ रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं दूसरे से। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में आपके नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं कि आप नेगेटिव हैं, तो आपको यहाँ से इस संस्था से बाहर भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, एक सीट पे अभी यहाँ पर 3 लोग दावेदार हैं। ये मत समझो कि आपका एडमिशन हो गया ना आप पूरे साल पढ़ सकते हैं, क्या कुछ भी करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए, हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। और जो इस तरह के पर्सन हैं तो वो जा भी सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये मत समझे कि आपकी सीट यहाँ पर रिजर्व है, फिक्स है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन सिस्टम। इसके अलावा सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको ब्रेक के लिए वहां पर इसका यूज हो रहा है। हेमोग्लोबिन की कंडीशन में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। 3 से 4 पॉइंट्स आपको बना के दिए थे, मैंने होमवर्क में दिया था आपको। जब आप सपोज करो आप माउंटेन पे चले गए, ठीक है, अब जब माउंटेन पे चले गए तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है? ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स नहीं हो पाती है, जिस कारण आपको वहां पर सांस लेने में परेशानी है। तो जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ
साथ मिक्स होती है, ठीक है, ये प्रोसेस है, तभी हमारा ब्लड भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट्स आपके बना लीजिए, ठीक है। कंटिन्यू करें। नाइट्रोजन हो चुकी है, ऑक्सीजन हो चुकी है, थर्ड गैस है, या फिर एटमॉस्फेयर के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूं, जो पॉइंट्स आपको नहीं पता किसी को, देखो रिपीट कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक थिक गैस का एनवलप है, गैसों का एक आवरण। वह आवरण गैसों का जो कि हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेस से, सन की पराबैंगनी किरणों से, या फिर उनका पिंड से आदि से हमें बचाता है। उसी गैसों के आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? अब जो एटमॉस्फेयर है, मैंने आपको बताया था, 3 तत्वों से मिलकर बना है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वाटर वेपर और एरोसोल्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 तत्वों में, पहले तत्व की जिसका नाम है गैस, तो यहाँ पर गैस भी 2 प्रकार की होती है, परमानेंट गैस, या फिर हम इसको कांस्टेंट गैस बोलते हैं, या फिर स्थायी गैस बोलते हैं हिंदी में, या फिर वेरिएबल गैस, ठीक है। तो परमानेंट गैस में हम पढ़ रहे थे कि परमानेंट गैस कौन कौन सी है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ चुके थे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके थे। नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, सेकंड मैक्सिमम गैस जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। अब थर्ड गैस के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है आर्गन। तो लिखेंगे हेडिंग आर्गन, लिखेंगे आर्गन गैस, हेडिंग लिखेंगे आर्गन गैस। हेडिंग लिखेंगे आर्गन। नोट किया सभी ने? अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल में वह गैस जो कि सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, आप किस पर करेंगे? नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन अगर बने कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस या फिर नॉबल गैस, तो किस पर टिक करेंगे? तो आप टिक करेंगे आर्गन पे। तो ध्यान रखेंगे, एक वर्ड के आने से आपका आंसर चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले समझ लेते हैं। जो आर्गन गैस है वो एक नोबल गैस है, ठीक है। जो आर्गन गैस है वो कैसी गैस है? एक नोबल गैस है, जिसको हम हिंदी में किस नाम से समझते हैं? अक्रिय गैस के नाम से। अब क्वेश्चन ये बनते हैं, अक्रिय गैस क्या होती है, या अक्रिय गैस की डेफिनेशन क्या होती है? पीछे बिल्कुल, वह गैस जो कि किसी अन्य से रिएक्शन ना करे या किसी यौग को फॉर्म ना करे, ठीक है, किसी कंपाउंड को फॉर्म ना करे, उसी गैस को हम किस नाम से जानते हैं? अक्रिय गैस के नाम से, ठीक है। अब जो आर्गन है आप समझ चुके हैं कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, जो कि आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेरिएबल गैस पे, ठीक है, तो वेरिएबल गैस में अक्रिय गैस आएगी, जैसे कि जिनॉन या फिर नियॉन एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी अक्रिय गैस आ रही है, वेरिएबल में भी अक्रिय गैस है और परमानेंट गैस में भी अक्रिय गैस है आर्गन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अक्रिय गैस केवल एक नहीं है, और भी है, लेकिन अगर इन सबको भी हम कंपेयर करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका नाम क्या है? आर्गन गैस। बात क्लियर है? तो लिखेंगे यह एक अक्रिय गैस है, यह एक अक्रिय गैस है। नोट करेंगे, यह एक अक्रिय गैस है। डेफिनेशन लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सभी अक्रिय गैसों के मुकाबले, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, जो कि वायुमंडल में सभी अक्रिय गैसों के मुकाबले सर्वाधिक मात्रा में
उपस्थित है, इंग्लिश में लिखेंगे इट इज अ नोबल गैस। सब इंग्लिश वालों ने लिख लिया है? फिर ये ब्लेम मत करना कि मेरा रह गया है। हो गया पक्का 100%? ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किससे? आर्गन से, कि आर्गन कैसी गैस है, आप पिक कर सकते हैं नोबल गैस है। सेकंड क्वेश्चन कि वह एक अक्रिय गैस जो कि सर्वाधिक मात्रा में कहां पर उपस्थित है? हमारे वायुमंडल। तो आप इस पे टिक करेंगे आर्गन गैस पे। अब हम यहाँ पर दूसरे टाइप की गैस पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल गैस, एसआई गैसें। हेडिंग लिखेंगे वेरिएबल गैस, एसआई गैसें। देखो बात समझो, अगर मैं बात करूं किसी गैस के मैंने यहाँ पर यूजेस लिखवाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सभी गैसों के यूजेस नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके केमिस्ट्री में आएंगे। बात समझो, कुछ गैस के मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। जैसे मैं बात करूंगा वेरिएबल गैस में, तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी गैस आएंगी, लेकिन उनमें जो इंपोर्टेंट है केवल उनके बारे में फैक्ट पढ़ लेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में सारी चीजें आपकी आनी है, इन्वॉल्व होगी। केमिस्ट्री में आप सारी नोबल गैस वगैरह सब आप उसको पार्टीशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वेरिएबल गैस, हेडिंग लिखेंगे वेरिएबल गैस, एसआई गैसें। वेरिएबल गैस, एसआई गैसें। नोटिस मीनिंग। अब वेरिएबल गैस कौन कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर भी हमारे पास नोबल गैस है कुछ, जैसे कि ज़ीनोन, नियोन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर और भी गैस है जैसे कि मीथेन, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट ओजोन। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट जो गैस है यहाँ पर वेरिएबल गैस ओजोन। ठीक है, तो लिखेंगे अपने गैस में, लिखेंगे एसआई गैस में लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित एसआई गैसें हैं जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित एसआई गैसें हैं जैसे कि ओजोन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ज़ीनोन, ज़ीनोन, नियोन, मीथेन एटसेट्रा। ज़ीनोन, नियोन, मीथेन एटसेट्रा। नोटिस मीनिंग। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैंने एटसेट्रा का वर्ड यूज किया है। ठीक है, कैन इसके अलावा और भी गैस हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट गैस है हम केवल इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं वेरिएबल गैस की बात करूं, एसआई गैस की बात करूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गैस कौन सी यहाँ पर? ओजोन। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे ओजोन। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन पहले लिखवा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ कि परमानेंट गैस कौन सी होती है या फिर वेरिएबल गैस कौन सी होती है। तो किसको डाउट है तो पूछ सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो अभी आया क्लास में। ठीक है, सेम क्वेश्चन, काफी पर्सन है। आप फर्स्ट क्लास में आए थे जब एटमॉस्फेयर? नहीं, सभी लोग नहीं आए थे। अच्छा ठीक है, उसी कंसेप्ट को दोबारा से दोहरा लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज परमानेंट गैसेस और व्हाट इज वेरिएबल गैस। अब कौन बताएगा? हेजिटेशन वाले कहाँ हैं? अच्छा हेजिटेशन वाले कौन कौन है? हाथ रेस करो एक बार। नहीं, हेड डाउन नहीं करना है। वो पर्सन कहाँ है जिनको हेजिटेशन ज्यादा है? बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा पीछे वालों से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। हेजिटेशन किसी किसी थी? नहीं, आपको तो मुझे ध्यान है, इनके अलावा कोई? हेजिटेशन सबकी क्लियर है? जबकि हेजिटेशन है खत्म हो गई है, बस एक पर्सन बचा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो परमानेंट गैस कौन सी होती है, कहने का मतलब एसआई गैस। ठीक है, एक एग्जांपल में यूज कर सकता हूँ। एग्जांपल कैसे यूज कर सकता हूँ? सपोज करो यहाँ पर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फैकल्टी है, या फिर सपोज करो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉलेज में आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, मे बी अगर आप बीए कर रहे होंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री की जो फैकल्टी है वहाँ पर, जो हिस्ट्री के टीचर है वो आपके परमानेंट टीचर। अब क्या होता है, किसी कारण वो 1 से 2 महीने कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है फैमिली में कोई फंक्शन हो। ठीक है, अब कॉलेज का जो आपका स्टाफ है या जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो एक टेम्परेरी टीचर को 1 से 2 महीने के लिए क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कहने का मतलब क्या है कि वह पर्सन जो कि फिक्स है उसको हम बोल रहे हैं परमानेंट टीचर, और वह टीचर जो कि कुछ टाइम के लिए वहां पर आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं टेम्परेरी टीचर। अब यहीं से इस कंसेप्ट को रिलेट कर लो,
वह गैसें जो कि फिक्स क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है, फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट है, उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पर किस नाम से, परमानेंट या फिर कांस्टेंट गैस के नाम से, मतलब स्थायी गैस। वह गैसें जिनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, जिनकी कंपोजिशन डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, उन्हीं गैसों को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, वेरिएबल गैस के नाम से या फिर एसआई गैस के नाम से। बात क्लियर है? अब इसमें एग्जांपल के रूप में आपके सामने जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नियोन, ज़ीनोन एटसेट्रा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सभी को? यहाँ तो कोई डाउट? अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले ओजोन गैस पे सर्कल किया है क्योंकि काफी इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, इस गैस से क्वेश्चन काफी पुटअप भी किए गए हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप पे बनते हैं? पहला क्वेश्चन कि ओजोन जो गैस है वो सर्वाधिक वायुमंडल में किस लेयर में प्रेजेंट है, पहला टाइप का क्वेश्चन। अभी मैंने आपको लेयर्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन उस पॉइंट को हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस लेयर में है। अगर मैं बात करूं हमारी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई एक ना एक तो रोल यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बनता है जो ओजोन है ये हमारे एटमॉस्फेयर में हेल्पफुल होगी तो इसका रोल क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल के किस मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, अब टिक करना है किस पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे। अभी ये वाला पॉइंट हमारा आगे भी आएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर होता क्या है या फिर समताप मंडल होता क्या है। अभी केवल आपको ये याद समझना है या केवल याद करना है कि जो ओजोन है वो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है या किसमें प्रेजेंट है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ओजोन किस लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है। तो जो ओजोन है ये हमारी पृथ्वी को किससे प्रोटेक्ट करती है, सन की पराबैंगनी किरणों से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वह पर्टिकुलर गैस या वह लेयर जो कि हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, सन के अल्ट्रावायलेट रेज से। तो आपको किस पे टिक करना है, ओजोन पे। बात क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट ये भी है, आपने ये सुना होगा जो ओजोन है इसमें होल भी हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है, ठीक है, तो प्लेस का नाम हमने टिक कर दिया, अंटार्कटिका। अब कोई टीम बनता है कि कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कौन सी गैस है जो कि इसके क्षति के लिए, इसके नुकसान के लिए रिस्पांसिबल है। बिल्कुल, तो पॉइंट शायद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सीएफसी या फिर हम बोल सकते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स में हमारे सारे पोल्यूटेंट आ गए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो पोल्यूटेंट मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रदूषक। इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूटेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रदूषक। जो प्रदूषक होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पोल्यूशन के लिए। अगर पोल्यूटेंट नहीं होगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, अगर पोल्यूटेंट होगा तो हमारा पोल्यूशन होगा। तो प्रदूषक का मतलब क्या होता है, वह कंपोनेंट, वह तत्व जिसके कारण पोल्यूशन हो उसी को हम किस नाम से नोट करते हैं, पोल्यूटेंट के नाम से। बात क्लियर है? अब इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी सीएफसी गैस। अब सीएफसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि सीएफसी गैस को कहां पर स्टोर किया जाता था या फिर किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ध्यान हो तो सीएफसी गैस को एसी या फिर रेफ्रिजरेटर में इसको फिल किया जाता था। अब जब इसके नुकसान के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो क्वेश्चन ये भी बनता है, एट प्रेजेंट भी हम एसी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सी गैस यहाँ पर यूज की जा रही है, तो आपको टिक करना है फ्लोर गैस। ठीक है, नोट करना शुरू करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे ओजोन गैस, ओजोन गैस वायुमंडल के, ओजोन गैस वायुमंडल के, ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में, समताप मंडल में। अब जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश के टर्म में लिखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। देखो बड़ी था में पाई जाती है, समताप मंडल में या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि जो कि जो कि जो कि हमारी पृथ्वी को, जो कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, जो कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से,
जो कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह आप लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, अब आप उस चाय को पहले फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो फिल्टर के रूप में आप किसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, छन्नी बोलते हैं। अब सपोज करो बीच में छन्नी ना हो तो कोई पर्सन हो सकता है कि वो डायरेक्ट ऐसे पी जाए, होते भी हैं, होते हैं ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ भाई, होते हैं इस तरह के पर्सन, वो डायरेक्ट भी पी सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान है। इसी तरह आप समझ सकते हैं अगर ओजोन यहाँ पर बीच में ना हो तो क्या होगा, तो फिर हम लोग को स्किन कैंसर नामक बीमारी हो सकती है, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि जानवरों को भी नुकसान होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ओजोन एक फिल्टर का काम करती है, किसके बीच में, हमारे अर्थ सरफेस के बीच में और सन रेज के बीच में। बात क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे सीएफसी गैस प्रदूषक, फॉर्मूला लिखेंगे प्रदूषक, सीएफसी गैस फॉर्मूला लिखेंगे प्रदूषक आदि 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 ओजोन परत में नुकसान के लिए जिम्मेदार भी हैं, ओजोन परत में नुकसान के लिए जिम्मेदार भी हैं। नोट के सभी लोगों ने। अब एक इंपोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे इसके बारे में, सीएफसी के बारे में लिखेंगे। सीएफसी गैस का प्रयोग, इसकी फुल फॉर्म भी हो सकता है, तो आप याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिखेंगे ब्रैकेट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग एसी रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयोग किया जाता था, या फिर प्रयोग किया जाता है भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, आदि में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इस गैस की जगह एसी आदि में फ्रॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसी आदि में फ्रॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक सवाल लिख दिया पक्का, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। सेकंड नंबर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नोट किया सभी ने। अब क्वेश्चन किससे पुट अप किए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ये इंपोर्टेंट गैस है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये किससे हेल्पफुल है, तो पहला प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पहला फैक्ट क्या लिखा है, पहले कंसेप्ट मैंने आपके सामने क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये होता क्या है। केवल 3 से 4% को पता है पूरी क्लास में, ठीक है। कंटिन्यू करो। अच्छा, सनलाइट वाटर यूज करते हैं। देखो एक सिंपल डेफिनेशन में हम इस तरह समझ सकते हैं, बोलो ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, लेकिन आपकी भी अच्छी डेफिनेशन थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सभी पर्सन की बहुत अच्छी डेफिनेशन थी।
एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो वो भी तो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल। उसका कारण उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। अब जो हमारे प्लांट्स हैं, जिस तरह आप लोग भी खाना खाते होंगे तो आप क्या करते हैं, खाने को पहले प्रिपेयर करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट खाना आप खा सकते हैं। आपने चावल का चिली को खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। सबसे पहले हम उसको बॉईल करेंगे, उसको बनाएंगे, देन उसको हम खाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनको काफ़ी फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप बोल सकते हैं सनलाइट, एयर या फिर वाटर, ठीक है। इस तरह के फैक्टर्स को मिला के जब अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम, ठीक है। इसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस और नाम से भी जाना जाता है? पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। अब एक पॉइंट है, मुझे इसी पॉइंट से याद आया, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन इस क्लास में वो नहीं लिखाया, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि ओजोन गैस का दूसरा नाम क्या है, याद करो। बिल्कुल, लाइफ सेविंग गैस। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि लाइफ सेविंग गैस किसे कहा जाता है, तो आप किस पे टिक करेंगे, ओजोन पे। और क्वेश्चन बनता है ग्रीन हाउस गैस, तो किस पे टिक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, लिख के होगा सभी लोगों ने। ओजोन को हम लाइफ सेविंग गैस क्यों बोल रहे हैं? अगर सपोज करो बीच में ओजोन ना हो तो आप समझ सकते हैं सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर आएंगी। अब उन्हें डायरेक्ट रेज के कारण क्या होगा, स्किन कैंसर बीमारी हो सकती है, प्लांट से डेथ हो सकती है। इसीलिए हम ओजोन गैस को लाइफ सेविंग गैस के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर है? अब आते हैं हम किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। तो पॉइंट आपने रट लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ये ग्रीन हाउस गैस है। अब क्वेश्चन ये बनता है ग्रीन हाउस गैस कैसे है, क्या? ठीक है, ठीक है। केवल एक ही फैक्टर है, इसके अलावा और भी तो फैक्टर हो सकते हैं ना। अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए और भी फैक्टर हैं, जैसे कि विंड्स वगैरह हो गई, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ये फैक्टर भी है, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स, एक ही फैक्टर नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहता था? नहीं, चलो ठीक है। देखो, एक कंसेप्ट याद रखेंगे। सपोज करो ये क्या है, अर्थ की सरफेस है, जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको मान लेते हैं ये क्या है, हमारी अर्थ की, पृथ्वी की सतह, ठीक है। अब जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, अब जो हमारा वायुमंडल है, अब जब यहाँ पर सन की रेज आ रही है, वायुमंडल से जब आप देख सकते हैं कि सन की रेज पास होकर कहाँ पर पहुंचेगी, अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रही है, इनको ट्रांसपेरेंटली इजीली पास कर रही है, कहाँ पर, अर्थ सरफेस पे। अब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्या पढ़ा होगा, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, पढ़ा है, ठीक है। मैं डायग्राम यूज करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने एक मिरर बनाया, लेकिन वो टेढ़ा बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लाइट को पास करते हैं, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर इस टाइप होकर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पर सन रेज आ रही है तो ये भी तो वापस जा सकती है, जा सकती है। अब यहाँ पर हम कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब इसने इजीली इनको पास कर दिया अर्थ सरफेस पे, लेकिन अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर एक से दो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जब सन रेज आ रही है तो फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, ठीक है, वेवलेंथ कुछ और था, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि उस वक्त इनकी स्पीड भी कुछ दूसरी होगी, लेकिन जब ये स्ट्राइक होकर वापस कहाँ पर जा रही है, एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रही है, इनको रेसिस्ट कर रही है, इनको रेसिस्ट कर रही है, इनको आगे बढ़ने से रोक रही है, जिस कारण जो हमारा सरफेस है यहाँ पर का जो टेम्परेचर वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नहीं, तुम मैंने गलत नहीं बोला भी, अगर यहाँ पर कोई पर्सन गलत भी बोल देता है तो मैं बोलता हूँ फिर भी सही बोला उसको, बात समझो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी डेफिनेशन और सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, बात समझो। आपकी डेफिनेशन करेक्ट थी तो सभी की डेफिनेशन करेक्ट होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसका जो मन है, ये जो मनोबल है वो बना रहे, बात समझो। सपोज करो कोई पर्सन है, उसने 100 क्वेश्चन में से फर्स्ट टाइम का हाथ रेज किया और वो भी इसका आंसर 1% गलत हो गया,
ठीक है। अब सपोज करो मैं इसे डांट दो कि आंसर गलत है, इतनी सी बात तो मैंने पता, तो उसका जो मनोबल है उस पर्सन का वो वहीं पे टूट जाएगा, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है सभी का आंसर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहा मैंने सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी संबोधित करते हैं, फिर जानते हैं। बात क्लियर है? आप कुछ कहना चाहते हो, बोलो। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, ठीक है। हीट बजट में आप पढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर ही एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, नीचे नहीं आएंगी, नहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है वो बात अलग है। लेकिन एक बात बताओ, एक सिंपल सा कंसेप्ट में यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। आपने पढ़ा है, लेकिन मैं ये कंसेप्ट यूज करना चाह रहा हूँ। ये हमारा सन है, सपोज करो, ठीक है, ये हमारा सन है। अब यहाँ से जब रेज आ रही है तो हमारे सरफेस तक तो पहुंच रही है, ठीक है। मेजर जो पोर्शन है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है। कुछ पोर्शन हम ये बोल सकते हैं जो कि यहीं तक खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, लेकिन मेजर पोर्शन तो हमारा यहाँ से इस टाइप होकर वापस भी तो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, सन की जो रेज है वो हमारी सरफेस तक पहुंच रही है ना। उसी कारण तो हम सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, या फिर हमारे प्लांट्स भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा का सारा पोर्शन, हम ये बोल सकते हैं कि मेजर पोर्शन आ रहा है, कुछ माइनर पोर्शन ऐसा जो कि वहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेजर पोर्शन तो हमारा यहाँ से स्ट्राइक होके यहाँ पे होता है, जिस कारण हमारे अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है, काफी गर्म, ठीक है। और इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। अब ये भी दूसरा फैक्टर भी मैंने तुम्हें बताया था, जब आप शायद बोले थे मे बी कि टेम्परेचर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी रेस्पॉन्सिबल है, इस तरह का पॉइंट यूज करा था। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इसके अलावा दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सपोज करो आज बरसात हुई है, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो गया। अब देखो अचंभे वाली बात ये है, आज जब मैं घर से चला था तो उस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे बहुत तेज बरसात थी। अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, रोटा रोड की तरफ वाली एरिया की, तो यहाँ पर काफी बरसात है। मुझे लग रहा है जो बागपत से आते हैं, शायद बागपत नहीं थी, बागपत भी नहीं थी, बड़ौद की साइड होगी, तो हम बोल सकते हैं बड़ौद की तरफ थी, ठीक है। इतनी तेज बरसात थी, लेकिन जब मैं इस साइड आया तो यहाँ पर बरसात नहीं थी, अब बरसात है। अब यहाँ पर बरसात है तो कहने का मतलब एक फैक्टर तो ये भी हो गया। इसके अलावा दूसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं, तीसरा फैक्टर बोल सकते हैं विंड। विंड भी एक फैक्टर हो सकती है इसमें। जैसे जितनी जगह आप बोल सकते हैं जहां पर गर्मी होती है तो वहां पर हवा भी आती है। कंसेप्ट क्या होता है, जो विंड चलेगी वो चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आपने कंसेप्ट सुना होगा, जो विंड है, अब मैं यहाँ पर एयर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ विंड। एयर क्या होती है, एयर मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन जब वो हवा बहती है या चलती है उसी को बोलते हैं विंड। तो जो विंड है इनका भी एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जैसे गर्मी में आपने देखा लो, हम बोलते हैं लो, उस लो का इम्पैक्ट है टेम्परेचर में भी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं विंटर में, हम बोलते हैं काल बैसाखी में भी ठंडी हवा चलती है। शीत लहर, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं शीत लहर, जो कॉमन वर्ड है। और सपोज करो शीत लहर ना हो, ठीक है, ये शीत लहर भी एक फैक्टर है वहाँ पे टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इससे अलावा भी और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो बात नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर है तो है। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो इसका प्रयोग किया जाता है आग के लिए भी, ठीक है, आग लगाने के लिए, बुझाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है, बुझाने के लिए, ठीक है। नहीं तो सही तो बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैंने ये नहीं बोला कि गलत आंसर है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग फोटोसिंथेसिस भी लिखेंगे। हिंदी वाले जो है वो फोटोसिंथेसिस लिखेंगे और अपनी हिंदी वाली टर्म्स भी लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में, या फिर प्रकाश संश्लेषण में भी प्रयोग होता है, में भी प्रयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट नोट कैसे मेरे सेकंड पर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस, सेम इसी तरह लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस। अब इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करना कि हरा घर,
ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस बोल रहा हूँ तो वो भी सही है, क्योंकि अगर मैं कुछ बात करूँ, जैसे आपने पेपर सुना हुआ एनडीए, ठीक है, जैसे सपोज करो आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, 2 मिनट के लिए सपोज कर लो आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एनडीए वाले बच्चे होते हैं दोनों मीडियम के होते हैं, एक हिंदी वाला भी होगा एक इंग्लिश वाला भी होगा, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। या बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे एफकेट वगैरह एग्जाम हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करो आपने इंग्लिश में पढ़ा है सेल, सेल मतलब अगर मैं बायो की लैंग्वेज में बात करूँ तो हिंदी में होता है कोशिका, ठीक है, लेकिन उसी एनडीए के पेपर में वो सेल इस तरह लिख देगा, ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैसे बीटेक का सिलेबस हो गया, बीएससी का सिलेबस हो गया, आप उसको भी देख लो, ठीक है, तो इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, हिंदी वाले भी जो हैं वो खुद इंग्लिश के टर्म्स को यूज करते हैं, तो दोनों लैंग्वेज को लिखो, हिंदी को भी लिखो इंग्लिश को भी लिखो। इसलिए मैंने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखो हिंदी में भी लिखो, ठीक है। लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से सूर्य की किरणों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से सूर्य की किरणों को आगे बढ़ने देती है, फिर जाने देती है, लेकिन पृथ्वी की सतह से वापस आने वाली किरणों को, पृथ्वी की सतह से वापस आने वाली किरणों को यह वायुमंडल से आगे नहीं बढ़ने देती है, यह वायुमंडल में आगे बढ़ने नहीं देती है, जिस कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक ताप होता है, जिस कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक ताप होता है, इसीलिए इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। नोटिस भी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा फैक्टर है कि आपको रोकने के लिए, फिर आपको बुझाने के लिए, तो लिखेंगे इस गैस का प्रयोग आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो तीनों पॉइंट्स हो गए सभी के, इंग्लिश वाले क्या है पक्का, ठीक है। अब बात करेंगे हम कौन सी गैस की, ज़ीनॉन या फिर नियॉन, और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो नियॉन है। पहले हम नियॉन को पढ़ेंगे, बाद में ज़ीनॉन को पढ़ेंगे। लिखेंगे सबसे पहले नियॉन, लिखेंगे नियॉन गैस। तो केवल माइनर पॉइंट्स की मैं यहाँ पर बात करूंगा, मेजर फैक्टर आप कहाँ पर पढ़ेंगे, मेजर पॉइंट्स आप कहाँ पर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है नियॉन के बारे में सुना आपने, तो आप आंसर कर सकते हैं कैसी गैस है, नॉर्मल गैस है, ये आंसर सभी कर सकते हैं। लेकिन और कोई इसकी पॉइंट ऐसे जो कि इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी क्लास बोल,
बिल्कुल यही पॉइंट है। अब बात समझो जो ये बल्ब के अंदर यूज हो रही है या फिर ट्यूबलाइट के अंदर यूज हो रही है, तो कैसी गैस है? एक ब्राइट गैस है, ठीक है। अब जितनी भी गैस प्रेजेंट हैं, जितनी भी गैस आपने या जिनके भी नाम आपने सुना है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे चमकीली गैस, सबसे ब्राइटेस्ट गैस कौन सी होती है? तो आप किस पे टिक करेंगे? नियॉन पे। सबसे चमकीली गैस है तभी तो उसको यूज कर रहे हैं। कहां पर? बल्ब वगैरह में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारी सबसे चमकीली गैस या ब्राइटेस्ट गैस कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, हो सकता है तो आपको इसी तरह पता है कि भाई नोबल गैस के चार ऑप्शन दिए, तो ध्यान रखना नोबल गैस में भी कौन सी? नियॉन गैस। तो लिखेंगे यह भी एक अक्रिय गैस है, 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 जिसका प्रयोग ट्यूबलाइट बल्ब आदि में किया जाता है। अब इसमें सारे बल्ब आ चुके हैं, ठीक है। तो केवल मैंने एक ही वर्ड यूज करा है, उसी में सारे कंपोजिशन आ चुके हैं। आदि में प्रयोग किया जाता है। नोटिस मीनिंग फिर लिखेंगे यह गैस सभी गैसों के मुकाबले, यह गैस सभी गैसों के मुकाबले सर्वाधिक चमकीली गैस है, सर्वाधिक चमकीली गैस है, सर्वाधिक चमकीली गैस है, सर्वाधिक चमकीली गैस है। नोटिस मीनिंग, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि वायुमंडल में वह उपस्थित गैस जो कि सबसे चमकीली गैस भी है, तो आप इसको टिक करेंगे नियॉन पे। इसके अलावा एक और फैक्टर है, जैसा आप समझ सकते हैं भाई बल्ब में यूज कर रहे हैं इसको या फिर ट्यूबलाइट वगैरह में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा, हम बोलते हैं टेस्टर, जानते हैं? सुना है? ठीक है। अब टेस्टर नहीं जानते? मुझे लगा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। कौन कंफ्यूज हुआ है? एक बार हाथ रेस करो। कोई भी नहीं हुआ है? मुझे लगा चेहरे देखे 1-2% के बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। टेस्टर क्या होता है? देखो, एक तो होता है पेचकस सिंपल लैंग्वेज में, एक होता है हमारा टेस्टर। अब जो टेस्टर होता है उसको अगर हम किसी वायर पे लगाएं तो हमें पता चल जाता है अगर उसकी लाइट जलती है कि उसमें करंट है या फिर नहीं है, उसको हम बोलते हैं टेस्टर। अब आप देख सकते हैं जब टेस्टर को हम किसी ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर करंट पास हो रहा है किसी वायर में, तो उसका बल्ब जलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है जो उसका अंदर बल्ब है उसके अंदर भी कोई गैस होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उसके अंदर भी कौन सी गैस है? नियॉन गैस की प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो टेस्टर में कौन सी गैस है? तो हम इस पर टिक करेंगे नियॉन पे, ठीक है। एक पॉइंट लिख सकते हैं, लिखेंगे टेस्टर में, हिंदी में भी टेस्टर लिखेंगे, टेस्टर में भी नियॉन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, नियॉन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। नोटिस मीनिंग, यहाँ तो कोई डाउट? अब आगे कंटिन्यू करेंगे। एक गैस और है अक्रिय गैस, इसका नाम है ज़ीनॉन। ज़ीनॉन लिखेंगे, ज़ीनॉन गैस। नोट कैसे मीनिंग? अब पहला पॉइंट आपको ये बन सकता है ये भी अक्रिय गैस है, लेकिन इसकी भी कोई इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। अब कौन बताएगा ज़ीनॉन के बारे में? ये सारी चीजें आप, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर टॉपिक की, आपने 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन ह्यूमैनिटीज वाला है, आर्ट्स वाला है, तो उसने 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। या कोई बीए वाला भी होगा यहाँ पर, है ना, कोई बीए वाले भी होंगे, कोई एमए वाले भी होंगे, और हो सकता है कोई बीए ज्योग्राफी वाला हो या फिर कोई एमए ज्योग्राफी वाला हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने यही टॉपिक कितनी बार पढ़ा है। और इसी तरह जब मैं बात कर रहा हूँ गैस की, तो यही चीज़ आपने पीरियोडिक टेबल, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ना हिंदी वाले क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा। इसके अलावा 9th में केमिस्ट्री या फिर 10th में केमिस्ट्री, अगर कोई पीसीएम वाले होंगे तो वहाँ पर पढ़ा होगा 11th-12th में। तो क्वेश्चन ये है ज़ीनॉन, कौन बताएगा ज़ीनॉन के बारे में? कोई फैक्ट है इसके बारे में? कहीं यूज होती है, कहीं होती नहीं है यूज, कोई यूज ही नहीं है इसका तुम्हारी तरह, ऐसे भी है? दीपांशु बोलो। लाइट की सोर्स में इसकी आती है। लाइट के सोर्स में तो देखो नियॉन, नाइट्रोजन, ये गैस है। फोटोग्राफ वगैरह में
सिल्वर ब्रोमाइड, कोई पर्सन नहीं ये आंसर नहीं करना चाहता है? नहीं, चलो ठीक है। देखो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है? 5 से 10 साल पहले या उससे भी 15-20 साल पहले पीछे रखते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं, अब 2022 चल रहा है, ठीक है? इमेजिन करो हम कौन से टाइम ईयर में हैं, हमें 2004 में, ठीक है? 18 साल पीछे चले गए, ठीक है? आप नहीं थे, चलो कोई परेशानी नहीं, इमेजिन कर लो आप थे, ठीक है? अब जो 2004 में गए, ठीक है? और सपोज करो आपको टीवी देखना है, अब आपको टीवी देखना है, तो किस तरह के टीवी यूज करते थे हम? ब्लैक एंड व्हाइट वाले, कलर वाले, कितने पीछे नहीं जाना है, कलर वाले ही टीवी यूज करते थे हम। ब्लैक एंड व्हाइट तो उससे पीछे 1990 के आसपास की बात होगी, ब्लैक एंड व्हाइट तो, है ना? तो हम कलर वाले ही टीवी यूज करते थे, लेकिन कौन से? जो बड़े होते थे, ठीक है? आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं जो हमारे बॉल्स वगैरह पे यूज किए जाते हैं, हम उसको यूज करते हैं। अब उस टीवी में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बड़ा सा होता है, ठीक है? बिल्कुल वही पॉइंट है, इन्होंने पॉइंट पकड़ लिया मेरा, वही पॉइंट तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। हम बोलते थे पिक्चर ट्यूब खराब हो गई टीवी, याद करो। अब जब पिक्चर ट्यूब खराब होती थी तो हम क्या करते थे? सर पे उस टीवी को रखा, ठीक है? और चले जा रहे हैं, कहाँ पर चले जा रहे हैं? मैकेनिक के पास चले जा रहे हैं, ठीक है? उस पिक्चर ट्यूब के कारण ही। अब जो पिक्चर ट्यूब है जिससे कलर आपको दिखते थे, ठीक है, उसमें गैस प्रयोग की जाती थी, ठीक है? उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती थी? उसमें ज़ीनोन गैस की प्रयोग की जाती थी, जिसको हम टीवी ट्यूब भी बोलते हैं। अगर पिक्चर ट्यूब ना बोलो तो केवल हम सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं टीवी ट्यूब। अच्छा, आपके यहाँ वही टीवी है, ठीक है? नहीं हो सकता है और किसी के घर में वो टीवी हो, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को देखना हो तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसे टीवी को फोड़ना और निकाल लेना, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे यह एक अक्रिय गैस है, यह एक अक्रिय गैस है, यह एक अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग यह एक अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग टीवी ट्यूब या फिर पिक्चर ट्यूब, जिसका प्रयोग टीवी ट्यूब या फिर पिक्चर ट्यूब में भी प्रयोग किया जाता है, नोटिस मीनिंग ज़ीनोन हुआ, नियोन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। अब लिखेंगे मीथेन, एक पॉइंट मीथेन के बारे में लिख देते हैं, ठीक है? लिखेंगे मीथेन, बिल्कुल बात समझो गई। वो पुराने वाला टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं था वो, है ना? आज भी जैसे प्रेजेंट है तो केवल वो कलर वाले टीवी है। अब सपोज करो वो नहीं होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, अगर वो उसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, जब उसके अंदर वो चीज है तभी तो कलरफुल है, ठीक है? लिखेंगे मीथेन गैस, नोट कर सकेंगे। लिखकर स्टेटस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मीथेन गैस को भी दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके अलावा एक और टर्म इसकी आती है हिंदी में, हाँ बिल्कुल सही तो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? बिल्कुल ठीक है, चलो लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे मीथेन गैस को मार्शन गैस या फिर गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बायोगैस बोल सकते हैं हिंदी में। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो गोबर गैस बोलते हैं, इस बात नहीं। बिल्कुल सही आंसर था इनका, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। या फिर गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे टर्म यूज करी है सिंपल लैंग्वेज में गोबर गैस, तो इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? देखिए करके बोलो, फ्यूल बनाने में, ठीक है? बिल्कुल घर पे भी खाना बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक
है। तो 2 से 3 फैक्टर हैं किसके, मीथेन गैस के। बात क्लियर है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। मैंने आपको क्या बताया, एटमॉस्फेयर गैस से मिलकर बना है। सेकंड फैक्टर क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, वाटर वेपर की, जिसको हम बोलते हैं जल वाष्प। अब ये जल वाष्प क्या है, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की तीसरी फॉर्म, गैस वाली फॉर्म, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, जल वाष्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इस दुनिया में कोई भी मैटर है तो उसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। वैसे 5 फॉर्म्स की बात की गई है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो हम 3 फॉर्म्स को बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और सपोज करो आपने वाटर को किसमें रख दिया, आपने फ्रिज में रख दिया उसको, तो किसमें चेंज आएगा, सॉलिड में। वो आइस में चेंज हो गया, आइस में परिवर्तित हो गया, तो क्या बन चुका, सॉलिड फर्स्ट फॉर्म में। अब उसी आइस को आपने कहाँ रख दिया, आपने रूम टेम्परेचर पे या फिर किचन वगैरह में रख दिया है, तो किसमें चेंज आएगा, लिक्विड में। ठीक है, अब उसी वाटर को आपने बॉईल किया तो किसमें चेंज आएगा, गैस। तो वाटर की तीसरी फॉर्म। ठीक है, तो जल वाष्प मतलब क्या है, वाटर की गैस वाली फॉर्म, उसी को हम किस नाम से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, वाटर वेपर के नाम से। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैस का प्रयोग किया गया है इसकी कंपोजिशन में। सेकंड पॉइंट क्या है, वाटर वेपर, जल वाष्प। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एरोसोल। ठीक है, अभी एरोसोल क्या है, बिल्कुल हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, उन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स को किस नाम से जानते हैं, एरोसोल्स के नाम से। फॉर एग्जांपल जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स या फिर एशेस, एशेस समझते हैं, बिल्कुल, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं राख वगैरह के जो कण होते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बना है, एरोसोल्स बना है। हिंदी में हम सेम लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको हिंदी में डिक्शनरी में चेक करते हैं तो सेम इसको हिंदी में इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब जो ये एरोसोल है ये फैक्टर है यानी ना किस चीज में, जैसे अगर मैं बात करूं जब मॉर्निंग में हम सन को देखते हैं तो हमारा स्काई जो है वो एक अलग कलर से प्रतीत होता है। कौन से कलर से, रेड। और फिर शाम को, जब शाम को सूर्य छिपता है तब कौन सा कलर होता है, तभी रेड होता है। सुबह येलो या थोड़ा सा ब्लू, यानी स्काई जो होता है हमारा मॉर्निंग के टाइम पे ब्लू और थोड़ा सा येलोइश कलर का हमें प्रतीत होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी, शाम की, जब सूर्य छिप रहा है तो आज गौर करना इस पॉइंट को, तो वो हल्का सा रेड और ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है जो हमारा स्काई है वो दिन में इस कलर का दिख रहा है और शाम को इस कलर का दिख रहा है। ठीक है, क्या कारण है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर 2 से 3 फैक्टर हो सकते हैं इस आंसर के, लेकिन उनमें एक फैक्टर हमारा एरोसोल भी। कैसे, यहाँ पर हम 3 फैक्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। लेकिन तीसरा फैक्टर क्या है यहाँ पर, एरोसोल। अगर यहाँ पर एरोसोल नहीं होगा तो ये तीसरा फैक्टर क्या जो हमें दिख रहा है वो भी प्रतीत नहीं होगा। बात क्लियर है, तो यहाँ पर केवल एक फैक्टर नहीं है स्काई के ब्लू और रेड में। तो नहीं है, कैसे काम होती जा रही है, पहले तो जगह नहीं है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पॉइंट ये है जो हमें स्काई ब्लू दिखता है या फिर रेड और ऑरेंज कलर का दिखता है तो उसमें केवल एक फैक्टर नहीं है, उसमें टोटल 3 फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, हम बोलते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन और तीसरा फैक्टर क्या है, ड्यू टू एरोसोल। इन तीनों फैक्टर के कारण हमें स्काई या तो ब्लू या फिर रेड और ऑरेंज कलर के दिखता है। बात क्लियर है, तो नेक्स्ट करेंगे। अब मुझे क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से, वाटर वेपर को यहाँ पर डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, एरोसोल को कहते हैं, तो लिखेंगे एरोसोल। कैसे रीजन है, देखो बात समझो, यहाँ मैं ये वाला एग्जांपल यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक मीडियम है, ये कैसे मीडियम है, एक सॉलिड मीडियम है। आपने यहाँ पर लाइट को यहाँ पर आपने पास किया है। अब सपोज करो बीच में सॉलिड मीडियम ना हो, ये सॉलिड मीडियम ना हो तो यहाँ पर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ पर सनलाइट पास हो रही है तो वहाँ पर भी सॉलिड पार्टिकल की, सॉलिड मीडियम की रिक्वायरमेंट है।
जो भी कौन यहाँ पर उसकी भूमिका निभा रहे हैं, ये एरोसोल्स। इसके भी फैक्टर को यहाँ पर रिलेट करते हैं। अब जैसे सपोज करो आपने एक और फैक्टर सुनाओ कि हमारी लाइट, आप ये भी बोल सकते थे हमारी लाइट तो वाटर से भी बह जाती है, लेकिन वाटर से बह होती है वो सिंपल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या है। सपोज करो ये सिंपल है, ठीक है, अब इसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप लाइट को पास करेंगे तो भी यहाँ पर हल्का सा डाइवर्जन दिखेगा, लेकिन वो फिर भी स्ट्राइक करेगी, वो फिर भी हमारे सॉलिड पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है इसी से हमारी सनलाइट स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर टोटल 3 फैक्टर होते हैं, मैंने आपको वही पॉइंट बताया था जिसमें ये फैक्टर हमारा एरोसोल वाला भी होता है। बात क्लियर है? तो लिखेंगे वायुमंडल का वह तत्व, वायुमंडल का वह तत्व वायुमंडल का वह तत्व, वायुमंडल का वह तत्व जो कि ठोस कण व पदार्थों से मिलकर बना है, जो कि ठोस कण व पदार्थों से मिलकर बना है, जो कि ठोस कण व पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे कि धूल के कण, जैसे कि धूल के कण, जैसे कि धूल के कण, राख के कण आदि, जैसे कि धूल के कण या फिर इंग्लिश में लिखेंगे ऐश या फिर राख के कण आदि। इन्हीं तत्वों को हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। इन्हीं तत्वों को हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। इन्हीं तत्वों को हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। एरोसोल के कारण ही सुबह के समय आसमान नीला व पीले रंग का प्रतीत होता है, नीला व पीले रंग का प्रतीत होता है। और जबकि शाम के वक्त आसमान लाल व यहाँ पर रेड भी कलर है और थोड़ा सा ऑरेंज भी हमें लगता है, लाल व संतरी रंग का प्रतीत होता है, लाल व संतरी रंग का प्रतीत होता है, लाल व संतरी रंग का प्रतीत होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर टोटल 3 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर भी नहीं है, 3 फैक्टर्स हैं। अब पॉइंट को एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एटमॉस्फेयर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में आपको डेफिनेशन बताई थी कि गैसों का वह आवरण जो कि हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है या फिर कवर करके रखता है, उसी गैसों के आवरण को किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से। ये जो वायुमंडल है ये हमारे सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, इसके अलावा हमें उल्कापिंड से बचाता है, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल था वो 3 तत्वों से मिलकर बन रहा था। गैस 2 टाइप की थी, कांस्टेंट गैस या परमानेंट गैस, और दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल गैस। कांस्टेंट परमानेंट गैस आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। अब जब मैं बात करता हूँ वेरिएबल गैस की, तो वेरिएबल गैस मैंने आपको पढ़ाई। सेकंड फैक्टर क्या है? वाटर वेपर, जल वाष्प, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है? एरोसोल। तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स से, ठीक है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? जो एटमॉस्फेयर है इसमें कितने प्रकार की लेयर्स हैं? तो ऑप्शन देता है वो, जैसे 1 2 3 4, नन ऑफ दीस। तो किस पे टिक करोगे? 4 पे। नन ऑफ दीस पे बिल्कुल 5, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शन यूज नहीं करा था, तो आप किस पे टिक करेंगे? नन ऑफ दीस पे। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर है इसमें टोटल 5 लेयर्स हैं। जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, ठीक है। अब जो मैं टर्म्स यहाँ पर लिखूंगा उसको हिंदी वाले जो है खासतौर से वो इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश में लिख सकते हैं।
करेंगे, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम दो नाम से जानते हैं, शोक मंडल या फिर परिवर्तन मंडल। क्यों जानते हैं बताऊंगा इसके बारे में। सेकंड लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। थर्ड लेयर का नाम है मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। आप देख सकते हैं 2 लेयर ऊपर है, 2 लेयर नीचे है, तो मध्य में सिंपल टर्म से याद सकते हैं मध्य मंडल। फोर्थ लेयर है आयनोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल। फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। नोट करेंगे, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। पीछे वालों को दिख रहा है? आयन मंडल थर्ड, ये वाली मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, इसको बोलते हैं ना बाह्य, इस तरफ ये बाहर वाली चीजें, इस तरफ सबसे लास्ट वाली लेयर है, इसके बाद स्पेस। नोट कैसे बनिए? ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, केवल हम इनको माइनर पॉइंट्स में समझ लेंगे। ठीक है, कल मैं एक ही लेयर आपको लिखाऊंगा, तो वहां पर हम इनकी फुल डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कितने किलोमीटर पे, कितनी वाइड है। ठीक है, आज केवल हम इनके मेजर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सभी लेयर्स के। ठीक है, क्योंकि मुश्किल से 5 से 10 मिनट हमारे पास है, तो उसमें हम पांचों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और कल फिर मैं क्या करूंगा, जैसे आपको ट्रोपोस्फीयर हेडिंग लिखवाई है, फिर इसकी फुल डिटेल लिखाऊंगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर की फुल डिटेल लिखाऊंगा। ठीक है, तो केवल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें, हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे वायुमंडल का प्रथम मंडल, फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से, सरफेस की तरफ से, जो हमारा सरफेस है, और सरफेस से जो हमारा पहला लेयर है, इसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का जो प्रथम मंडल है, जो वायुमंडल का प्रथम मंडल है, फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फीयर, अकॉर्डिंग टू द सरफेस। अब इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, परिवर्तन मंडल के नाम से। बात समझो, केवल एक ही नाम है इसका, सौमंडल, लेकिन इसको परिवर्तन मंडल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसकी प्रॉपर्टी के कारण, इसकी क्वालिटी के कारण। ठीक है, इसकी क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट लेयर है हमारे वायुमंडल का, फर्स्ट लेयर दिख रहा है। ठीक है, हमारे वायुमंडल का फर्स्ट लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फीयर। अब सेकंड पॉइंट क्या है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है, या अगर मैं बात करूं गैसों की, तो गैसों की सबसे अधिक कंपोजिशन, सबसे अधिक मात्रा जो प्रेजेंट है वो किसमें, ट्रोपोस्फीयर। पहला पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारी पृथ्वी की सतह से प्रथम मंडल, ये फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर है। इसके अलावा सबसे अधिक पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक, सबसे गैसों की अधिक मात्रा, जो कंपोजिशन, वो कहां पर है, तो ट्रोपोस्फीयर में ही है। ठीक है, अब जब यहाँ पर गैसों की सर्वाधिक मात्रा है, पोल्यूटेंट्स की सर्वाधिक मात्रा है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे वायुमंडल का वह मंडल जहां पे डेंसिटी सबसे अधिक है, डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल आपको यूज कर रहा हूं मैं, कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको किस पे टिक करना है, ट्रोपोस्फीयर पे। अगर पूछे डेंसिटी ऑफ गैसेस, अगर पूछे डेंसिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स, तब भी आपको किस पे टिक करना है, ट्रोपोस्फीयर पे। या केवल डेंसिटी वर्ड यूज किया गया हो, तब भी आप किस पे टिक करेंगे, ट्रोपोस्फीयर। बात क्लियर है? ठीक है, अब जितने भी आप वेदर से संबंधित या मौसम से संबंधित गतिविधियां देखते हैं, वो सब किस में होती है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आज बरसात हुई है, तो आप देख रहे होंगे शायद मेरी बिजली कड़क रही होगी। ठीक है, या फिर बादल आ गए सर के ऊपर, तो आप सोच रहे होंगे आज नहीं जाना है कोचिंग, तो चल हम भीग गए। ठीक है, बुखार हो गया, आइस नहीं बन पाएंगे फिर अगर 2 दिन में बुखार आ गया। ठीक है, तो जितनी भी मौसम की गतिविधियां होती हैं वो किस लेयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर। बात क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट लेयर थी। सेकंड पॉइंट क्या था, गैस या फिर हमारे पोल्यूटेंट्स की सर्वाधिक कंपोजिशन किसमें, ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी हम मौसम की गतिविधि देख रहे हैं वो सब इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा जो डेंसिटी जो है वो भी सर्वाधिक इसमें, ट्रोपोस्फीयर में। बात क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? अब आप समझ सकते हैं जब यहाँ पर बिजली कड़क रही है, मौसम की सारी गतिविधियां हम यहीं पे देख रहे हैं, बरसात भी हो रही है या फिर बादल भी आ रहे हैं,
तो क्वेश्चन एक ये बनता है कि वह मंडल जहां पर एरोप्लेन फ्लाई किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर तो एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकते, ठीक है, और ना ही इतने टैलेंटेड हमारे पास पायलट है, ठीक है। तो क्या होगा, जिससे जो नेक्स्ट वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में एरोप्लेन फ्लाई किए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि वह मंडल वायुमंडल का जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है, तो आप इसको टिक करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर पर। ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन केस होते हैं। अब किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, हो सकता है कोई पर्सन ये बोले सर मैं 2-3 दिन पहले देखा है, बिल्कुल नीचे जा रहा था, या फिर हेलीकॉप्टर हमारे छत से थोड़ी सी ऊपर जाकर देखो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बात समझो, बोलो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, किसी पर्सन ने देखा होगा वो तो बोले कल परसों देखा है, ठीक है, वही चीज देखो मैं दोहरा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज करो अब कोई फ्लाइट है वो हैदराबाद से कहाँ पर जा रही है, श्रीनगर जा रही है, ठीक है। तो जो पायलट है वो कहाँ पर लेके चलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में लेके चलेगा, ठीक है। अब कंडीशन हो जाती है हेलीकॉप्टर या फिर नॉर्मल, अगर मैं इसके एयरप्लेन की बात करूँ तो कंडीशन है, बात समझो, अब पर्सन लोकल का हो सकता है या फिर उसके जो लास्ट पॉइंट है वो आने वाला हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने देखा हो कि वो किस लेयर में है, इसमें, और इसमें भी काफी नीचे की तरफ है। लेकिन जो आइडियल लेयर है, आइडियल मतलब एक आदर्श मंडल है जिसमें एरोप्लेन उड़ते हैं, तो आपको किस पर टिक करना है, स्ट्रेटोस्फीयर। कारण क्या है, कारण ये है कि आप समझ सकते हैं इसमें कोई भी मौसम से संबंधित गतिविधि नहीं होती है, तो ये एक आइडियल लेयर है, किसके लिए, एरोप्लेन के लिए, ठीक है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पे उल्टे लोग भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बाइक चलानी चाहिए कम स्पीड पे और अपनी लाइन में चलानी चाहिए, आपने सुना होगा, लेकिन कुछ लोग आप देखते हैं वो अपोजिट साइड से आते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं, तो वो वाले पायलट का केस कौन सा है, ये वाला। बात क्लियर है। तो एरोप्लेन किसमें उड़ते हैं, याद रखना है आपको, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके अलावा अब याद करो ओजोन के बारे में, ओजोन पढ़ाई थी अभी मैंने, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें है, या किसमें है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ओजोन किस मंडल में, आप इसको टिक करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में। बात क्लियर है। अब इसी के नीचे एक और मंडल है जिसको बोले मध्यमंडल या फिर मेसोस्फीयर। अब आप नाम से समझ सकते हैं, मध्य, जो कि मध्य में, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ 2 मंडल है, इससे नीचे की तरफ 2 लेयर है, तो मिड में है, इसलिए हम इसको मध्य मंडल भी बोल रहे हैं। अब इसकी भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, तो ये वह मंडल है जहां पर हमारे मेटोर्स, मतलब उल्कापिंड आगे नष्ट होते हैं या फिर खत्म होते हैं। अब सपोज करो नेचर के द्वारा ये लेयर ना यहाँ पर इंक्लूड की जाती, तो क्या होता, तो उल्कापिंड सीधा डायरेक्ट कहाँ पर, मेरठ में, या फिर जहां पर आप बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, तो सब खत्म हो जाते हैं, सबका सपना टूट जाता, ठीक है। तो आप कहाँ चले जाते, ऊपर चले जाते, आप बोलते आइए सब नेक्स्ट जन्म में बनेंगे। तो इसीलिए नेचर ने क्या सोचा, नहीं केवल इमेजिन करो, नेचर ने क्या सोचा कि ऐसी गतिविधि ना हो, ठीक है। तो नेचर ने यहाँ पर एक और लेयर इंक्लूड कराया है जिसका नाम है मेसोस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर कंसेप्ट यूज करूंगा, अभी इतने ब्रॉड में नहीं जाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, देखो सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि स्पेस में बहुत सारे मेटोर्स हैं, जैसे मैंने आपको बेल्ट भी लिखवाई थी, एस्टेरॉयड बेल्ट, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। अब सपोज करो कोई इस तरह का मेटोर है और वो हमारी अर्थ के आसपास है, ठीक है। तो अर्थ के पास ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। तो अर्थ क्या कर सकती है, उसी फोर्स के कारण इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अभी जो उनका पिंड है ये कहाँ पर है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पेनिट्रेट कर चुका है, वायुमंडल में एंटर कर चुका है। अब क्या होगा, अब सपोज करो अगर बीच में लेयर ना हो तो काफी स्पीड से, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन ने अपना इंपैक्ट कर रखा है, तो काफी स्पीड से कहां पर गिरेगा, अर्थ के सरफेस पे गिरेगा। लेकिन इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने एक लेयर बनाई, इसका नाम है मेसोस्फीयर। और क्यों बनाई है आप समझ सकते हैं, अगर पृथ्वी पे इस तरह के उल्कापिंड गिरेंगे तो हो सकता है हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सपोज करो एक इंसान है या फिर आप, ठीक है। अब 2 पड़ोस के लोगों में झगड़ा हो गया आपस में, ठीक है। एक पर्सन है 6 मंजिल पे, एक पर्सन है 6 मंजिल पे और दूसरा पर्सन है 1 मंजिल पे। अब सपोज करो दोनों एक दूसरे को ईंट मार रहे हैं, झगड़ा भी ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे को ईंट मार रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं जो तीसरी मंजिल पे, जो छठी मंजिल पे है, उसके पास 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर क्या है, एक तो अपनी फोर्स से वो वहां पे फोर्स लगाई गई, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है कि वहां पर ग्रेविटी भी अपना काम करेगी, ठीक है। अब सपोज करो आपने किसी को ईंट मार ही दिया तो इंसान तो वहां पे खत्म, आईसीयू में तुमने एडमिट कर दिया,
ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर इस तरह के उल्का पिंड यहाँ पर गिरेंगे तो हो सकता है हमारी पृथ्वी नष्ट ही ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक लेयर है जिसका नाम है मेसोस्फीयर, जो कि इससे प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट कैसे होगी, या फिर मेसोस्फीयर नष्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर एक फोर्स लग रही है ग्रेविटी, जो कि इसको अपनी तरफ अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एक अपोजिट फोर्स भी लग रही है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है। एक यहाँ पर घर्षण बल भी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स हर जगह काम करता है। जैसे सपोज करो आप लोग स्कूटी से आए, 2 मिनट के सपोज कर लेते हैं, आप सभी लोग इससे स्कूटी से आए, ठीक है। अब आपको यहीं पर इतिहास विभाग में रुकना था, तो आपने क्या किया, ब्रेक लगाया। केवल ब्रेक के कारण ही आपकी स्कूटी यहाँ पर नहीं रुकी। याद रखना, 90% लोग बोल सकते हैं नहीं सर हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक नहीं लगाते तो कहाँ पे यहाँ पर फोर्स लग जाती। तो बात आपकी सही है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो फोर्स भी इंप्लीमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर इंक्लूड किए जाएंगे तभी आपकी स्कूटी वहाँ पर रुकी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, घर्षण बल के नाम से। तो यहाँ पर ग्रेविटी भी इंप्लीमेंट हो रही है और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन भी इंप्लीमेंट हो रहा है। अब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण इसमें क्या होगा, आग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने शायद मूवी में या फिर आपने रियलिटी में भी देखा होगा, जैसे रात के वक्त आप देखते हैं कि एक टूटा हुआ तारा नीचे की तरफ आ रहा है, देखा किसी ने? अब उसके पीछे काफी मिथ्स भी हैं, जैसे कि अगर कोई टूटता हुआ तारा आपको दिख रहा है तो कोई विश मांग लो, ठीक है। तो किसी ने देखा हो तो आप विश मांग सकते हैं कि आइस बना दो हमें, तो टूटा हुआ तारा क्या करेगा, आपको आइस भी बना सकता है, ठीक है। तो जो आपको टूटा हुआ तारा देख रहे हैं वो क्या है, वो ये उल्का पिंड ही तो है, ठीक है, वो ये उल्का पिंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आग लग रही है, फायर लग रही है, तो ये किस लेयर में जाके कैसे होता है, मेसोस्फीयर, ठीक है। इतना यहाँ पर काफी है, इसके अलावा कंसेप्ट और ब्रॉड में भी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अभी जाना कहाँ है, 2 लेयर्स रह रही है, चलो एक एक लाइन कंप्लीट कराओ, ठीक है, कल डिटेल में बता दूंगा। अब 4th लेयर कौन सी है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक है। अब आयनोस्फीयर मतलब क्या है, यहाँ पर समझेंगे वह लेयर जो कि कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप टीवी देख सकते हैं, जाना है सभी को, तुम चले जाओ। सभी बैग लेके ऐसे तैयार बैठे हैं कि बस एकदम ऐसे भागना है जैसे कितने दिनों से हमने रोक रखा है। आर्टिकल 19 आप लोगों के पास, ठीक है। तो मैं किसी की फ्रीडम को यहाँ पे रोक नहीं सकता हूँ, आपकी इच्छा है, वैसे कल भी होगा तो कोई परेशानी नहीं, कल करा दो। चलो ठीक है, 2 पॉइंट समझ लो, केवल एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आयनोस्फीयर है ये किस लिए इंपोर्टेंट है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे आप टीवी देख सकते हैं या फिर आप मोबाइल चला सकते हैं, तो कम्युनिकेशन वाली लेयर वो कौन सी है, हमारी आयनोस्फीयर। अब जो हमारी लास्ट वाली लेयर है उसको